अब हम बात करते हैं विधिक प्रतिनिधि पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 ये आपका है विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि, ठीक है। जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 11 को पढ़ते हैं तो यहां जो डेफिनेशन दिया गया है, कहता है विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या, कि मृत व्यक्ति की संपदा का, मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व, विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आता है, इंक्लूड वर्ड यूज किया, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, समावेशी परिभाषा। कहता है इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, तो कहता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। कौन लोग आते हैं, तो कहता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। दखल अंदाजी करता है। लेकिन हाँ, केस लॉज होने चाहिए आपके क्वेश्चंस में, एक हो, दो हो, तीन हो, जितना अच्छा आप दो उतना बेटर है। दखल अंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है। या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वाद लाया जाता है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है और जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है। इसको भी इधर ही डाल देते हैं। संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है, मरने पर न्यागत होती, न्यागत होती, डिवॉल्व करना। अब न्यागत वाली बात, मरने पर वाद लाता है, जिस पर वाद लाता है, जो वाद लाता है, या जिस पर वाद लाया गया, जिस पर वाद लाया गया।
ये जब आप ब्रेक करोगे सेक्शन 2 क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। विधिक प्रतिनिधि की इस परिभाषा में जनरली हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव को केवल बच्चों से देखते हैं कि जो उनके बच्चे होंगे मृतक के, केवल वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को काफी एक्सटेंशन मिला है। एक तरह से देखा जाए तो यह एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, काफी एक्सटेंडेड व्यू यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंतर्गत विधायिका ने दिया है। इसको समझते हैं पहले और फिर इस पे भी शॉर्ट नोट्स आता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी शॉर्ट नोट्स में पूछता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेके। अब यहाँ पे ध्यान देना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड पे ध्यान देना। यहाँ विधिक प्रतिनिधि शब्द की जो परिभाषा दी गई है, इसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं, जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। राइट। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए उसके बच्चे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इससे ये तो क्लियर नहीं होता ना, जो प्रतिनिधित्व करता है। और एक चीज और, यहाँ जो मैं एग्जाम्पल दूंगा अलग अलग एग्जाम्पल ओवरलैपिंग भी हो सकता है। मतलब लॉ में क्या है कि कहीं कहीं ओवरलैपिंग है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ है, कुछ सेम एग्जाम्पल किसी अन्य चीजों में भी दिया जा सकता है। तो खैर फिर भी डिफरेंसेस को समझना है, ओवरलैपिंग करे फिर भी डिफरेंसेस को समझना है। कहता है कि जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। तो सवाल है कि विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व कौन करता है? हाँ, वो भी हो सकता है, उसका जो एग्जीक्यूटर अगर अपॉइंट किया हुआ हो तो निष्पादक वहां पे क्या माना जाएगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। ठीक है। कई बार मान लो कि हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जो पावर मेरा है उस पावर को हम अटॉर्न किसी दूसरे को कर देते हैं। जैसे गांव में जो हमारी संपत्ति है, अब उस संपत्ति के एक्चुअल ऑनर मैं हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो कि जो गांव में प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर मैं हूं, लेकिन मैं रह रहा हूं दिल्ली। तो वैसे सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करेगा? राइट। हो सकता है कि हमने प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए किसी को अपॉइंट किया हो। अब किसी को अगर देख रेख के लिए अपॉइंट हमने किया है तो हमने उसे कितना पावर दिया, वो सारी की सारी बातें पावर ऑफ अटॉर्नी में आप लिखते हो। कई बार हम पावर दे देते हैं कि यह सेल भी कर सकता है, यह लीज पे भी दे सकता है, किराए पे चढ़ाना जिसको बोलते हैं। तो हमने बहुत सारे पावर दे रखे हैं कि जब भी प्रॉपर्टी का सेल होगा तो इसी से होगा। अब ऐसे सिचुएशन में हमने अपने विधिक उत्तराधिकारी को नहीं बना करके हमने किसको बना दिया? गांव के किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर मेरा विश्वास है। तो उस संपत्ति के संदर्भ में अगर हमारी मृत्यु होती है तो हो सकता है जो हमने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उसे पावर दिया, जो राइट्स दिए, उसके अकॉर्डिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो रहा है? वो हो रहा है। क्योंकि हिंदू लॉ में आप पढ़ोगे दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक सेल्फ अक्वायर और दूसरा पैटर्नल प्रॉपर्टी। तो सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी तो हम किसी को भी दे सकते हैं, अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी के फेवर में कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से जो प्रतिनिधित्व करता है वह यहां पर क्या माना जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। वह कोई भी हो सकता है। ठीक है। फिर कहता है इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत आता है, पहले ही हमने कहा कि कहीं भी जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो और इंक्लूड वर्ड अगर यूज किया है तो आप समझो कि वह इंक्लूसिव डेफिनेशन है, समावेशी परिभाषा है। और समावेशी परिभाषा
का एकमात्र मकसद यह होता है विधायिका का कि आप जो ये लिस्ट देख रहे हो इस लिस्ट तक ही मत समझना, और भी चीजें आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से। अगर इसमें फॉल करेगी तो और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो इसीलिए इंक्लूड वर्ड यूज किया। कहता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है, हाँ सेम है यहां पर, तो मृतक की संपत्ति से दखल अंदाजी करने वाला मतलब इंटरफेयर करने वाला व्यक्ति को भी यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुछ संपत्ति है, उस संपत्ति के संदर्भ में आपने ट्रस्टी बना दिया। 89 जब ट्रस्ट एक्ट पढ़ोगे, बिहार में भी सिलेबस में है, यूपी में भी है ट्रस्ट एक्ट। बिहार में तो ट्रस्ट प्री और मेंस दोनों में है, यूपी में प्री में नहीं है लेकिन मेंस में है। तो जब आप ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रस्ट डीड बनाया और अपनी प्रॉपर्टी के संदर्भ में किसी को न्यासी बना दिया, ट्रस्टी, तो ऐसे सिचुएशन में जिसे आपने न्यासी बनाया वह न्यासी अब क्या करेगा, उस संपत्ति की देखरेख के साथ साथ उस संपत्ति में दखल अंदाजी भी कर सकता है। मान लो कि उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई अवैध विनिर्माण करना चाहे तो उसको वह रोकेगा न्यासी, कोर्ट में सूट फाइल करेगा इंजंक्शन का और कहेगा कि इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी मैं हूं, तो इस अवैध निर्माण को रोका जाए और इन पर टेम्पररी इंजंक्शन जारी किया जाए। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब केवल प्रतिनिधित्व करना नहीं, अगर किसी को पावर दे रखा है जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दखल अंदाजी करे, किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करे, तो वह भी इस प्रयोजन के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। और यही वजह है कि ट्रस्टी भी सूट फाइल करता है अपने बेनिफिशियरी के बिहाफ, ट्रस्टी ही सूट फाइल करता है, न्यासी ही सूट फाइल करता है। समझ पा रहे हो इन चीजों को? कई बार आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है, जैसे कोई बच्चा है, पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ या दादाजी हैं, मान लो माँ बाप नहीं है, दादाजी को यह हमेशा ही एक फियर है, डर है कि इस बच्चे के, मेरे मरने के बाद इस बच्चे को कौन देखेगा। रिलेटिव्स हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन दादाजी को सब पता है कि सब पैसे के लिए आ रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो कहीं ना कहीं दादाजी को फियर है, तो हो सकता है कि दादाजी क्या करें, ट्रस्टी अपॉइंट कर दें, न्यासी बना दें। समझ में आ रही बात कि वह न्यासी क्या करेगा, उस सारी की सारी संपत्ति की देखरेख करेगा, उस संपत्ति में किसी भी प्रकार के विनिर्माण कार्य को, अवैध कार्य को नहीं होने देगा। और ये बच्चा जैसे ही मेजर एज का होगा तो फिर उस स्थिति में वह प्रॉपर्टी उस बच्चे को हस्तांतरण हो जाएगी। दादाजी अब मर भी गए, बच्चा 10 साल का है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? फिल्मों में पूरा का पूरा फिल्म ही उसी पे बना देता है, राइट? वेट करेगा, 18 साल का होगा, उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो अब दखल अंदाजी करना, अच्छा अब दखल अंदाजी में सवाल यह है कि अगर कोई किराएदार है या किसी प्रॉपर्टी को देखरेख करने के लिए हम दिए हुए हैं किसी को, तो क्या वो भी हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो केवल संपत्ति की देखरेख करता है? वो नहीं आएगा। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का है डिसीजन कि अगर कोई प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए हमने दे दिया कि ठीक है भाई देखरेख करना, और बीच बीच में तुम आना मकान में, क्योंकि जब आप मकान में नहीं रहोगे तो थोड़ा सा घास, क्या बोलते हैं उसको, वो सब हो जाता है, जंगल हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, चाबी दे देते हो दूसरे को और कहते हो कि ऐसा करना कि हर एक सप्ताह में आकर के इसको पूरा साफ उफ कर देना। वो आता है, साफ उफ करता है, तो क्या वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव है? वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा। केवल देख रेख करने मात्र से कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का कहना था। तो फिर अब क्या कहता है, इसके अंतर्गत आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में
वाद लाता है। तो प्रतिनिधि रूप में वाद लाने का मतलब क्या कह रहा है? वादी। वाद जो लाएगा उसको हम वादी बोलते हैं। या जहां किसी पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, मतलब जिस पर हम वाद लाते हैं, मतलब प्रतिवादी, तो यह प्रतिवादी की बात कर रहा है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वादी का भी हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिवादी का भी हो सकता है। फिर क्या कहता है? संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है। अब बेटा बेटी को डाल दो यहां पे, राइट। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वैसे सिचुएशन में आप देखो मरने पर न्यागत किसको होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। हाँ, वहां पे जो क्लास 1 में शेड्यूल में जिन लोगों का लिस्ट दिया गया है वे सारे के सारे क्या होंगे? विधिक प्रतिनिधि होंगे। सारे के सारे विधिक प्रतिनिधि माने जाएंगे। तो जो वाद लाता है, तो जो वाद लाता है अगेन क्या हो गया? वादी। और जिस पर वाद लाया जाता है मतलब अगेन प्रतिवादी। ठीक है। तो ओवरलैपिंग कहां हुआ कि एक बेटा बेटी यहां भी आ सकता है, मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व, और मरने पर न्यागत होता है, यहां भी आ सकता है। तो इस वजह से अगर हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव के इस डेफिनेशन को देखें तो यह डेफिनेशन काफी एक्सटेंशन देती है। मतलब किसी एक को नहीं कहता है कि केवल बेटा बेटी ही होगा, कहता है कोई भी हो सकता है जो प्रतिनिधित्व करता है, राइट। जब हम लॉ ऑफ एजेंसी, हो सकता है कि किसी एजेंट को इतना पावर दे दिया जाए कि मृत्यु होने पर तुम सारी चीजें डील करोगे। आपने देखा भी होगा, जैसे टाटा ग्रुप एक समय में जमशेद जी टाटा का होता था, तो पूरा का पूरा पावर रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा उस टाटा के बिजनेस को संभाले, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाए। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को दिया, फिर वो उतने पीरियड के लिए सारा कुछ कर रहे थे, फिर किसी और को दे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आप किसी को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो। कंपनी में तो लोग करते ही करते हैं, कंपनी का भी तो अपना एसेट्स होता है। और कंपनी के लोग कई बार ऐसा भी देखा होगा कि बेटे को बनाते हैं, कई बार अगर बेटा नालायक निकला तो किसी ऐसे पर्सन को बना देगा जो उस कंपनी को अच्छे से कैरी कर सके। अगर यह डेफिनेशन नहीं होता, केवल यही रहता कि चलो बेटा बेटी ही सही, तो फिर ऐसे स्थिति में कोई लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके अंदर क्वालिटी है, लोग विधिक प्रतिनिधित्व नहीं करवा पाते। लेकिन आज के डेट में आप क्या देखते हो? इस स्कोप के वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपना विधिक प्रतिनिधि बना सकता है। ठीक है। तो इससे क्या फायदा है? समाज को देखो कितना फायदा है। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे स्किल वाले लोग आएंगे, और अच्छे स्किल वाले लोग आएंगे तो क्या होगा? कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो क्या होगा? पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, लोगों को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, राष्ट्र को फायदा होगा। और अगर विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में लिख देता केवल एक लाइन कि मृतक की संपदा में उनके विधिक उत्तराधिकारी जो होंगे वही समझे जाएंगे विधिक प्रतिनिधि, मान लो परिभाषा ऐसा बना देता इंफेटिक कि विधिक प्रतिनिधि में केवल विधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसके अलावा कोई अन्य नहीं। अब क्या कर लेते फिर? तो अगर ऐसा लिख देता कि विधिक प्रतिनिधि में केवल विधिक उत्तराधिकारी ही माने जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा नालायक अगर हो गया तो वही करेगा हैंडल, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इस वजह से आप देखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक तरह से काफी वाइड कर दिया है, एक्सटेंशन दिया है।